और उसमें लगभग 103 चिकित्सक वैद्य पधारे थे वहां पर। और उस समय के लक्ष्य दिया गया था कि जिस चिकित्सक ने 20 या उससे अधिक रोगी कैंसर के ठीक किए हैं वो अपने डाटा उपलब्ध कराएं और वही उसमें हिस्सा लें। तो लगभग 103 चिकित्सक उस समय आए थे जिन्होंने 20 या इससे अधिक रोगी ठीक किए थे। और अपना लक्ष्य भी यही है कि रोगी को फायदा हो। चिकित्सक प्रचार करके ना आए, चिकित्सक काम करके अपना दिखाए। प्रचार के माध्यम से रोगी को गुमराह ना करे, वो रोगी को ठीक करने का संकल्प लेकर के उस पर शोध करे, किस प्रकार मैंने कितने रोगी ठीक किए, ये सब डाटा सबके पास उपलब्ध होने चाहिए। और फिर जब ये डाटा उपलब्ध होते हैं तो अन्य चिकित्सकों को बड़ी अच्छा अवसर मिलता है कि इस जो कैंसर सैकड़ों प्रकार का है, तो किससे कोलन का कैंसर किससे ठीक हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर किससे ठीक हुआ, ब्रेन का ट्यूमर किससे समाप्त हुआ, ये देखने का हमें अवसर मिलता है। तो सही जानकारी समाज को भी जाए और रोगियों को भी जाए, ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छी रहेगी। इसी कड़ी में अगला सम्मेलन फिर 23 जुलाई वीर चंद्रशेखर आजाद का जब जन्म जयंती आती है उस दिन दिल्ली के द्वारका में आईपी जैन साहब के स्कूल में किया गया है। उसके अंदर भी 243 चिकित्सकों ने अपना डाटा प्रस्तुत किया कि हमने ये सब रोगी ठीक किए। कुछ के लिए हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया ताकि सच्चाई सामने आए। तो उसका परिणाम का भी बहुत अच्छा परिणाम निकला। आप सभी खड़े ना रहें, बैठे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम क्योंकि थोड़ी देर में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अपने यहाँ कुलपति है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोमदेव जी संताशु, वो दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। वो ठीक उन्होंने कहा था कि हम 9:05 तक वो पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको जल्दी जाना है। तो आज दूसरी में जानकारी दे रहा था कि 23 जुलाई को अपन ने दूसरा सम्मेलन किया और उसके अंदर 243 चिकित्सकों ने अपने अपने डाटा प्रस्तुत किए और उन डाटा के माध्यम से कुछ चिकित्सकों को फायदा मिला। जानकारी भी हुई कि इस प्रकार की जड़ी बूटी और ये इस प्रकार से देने से इससे ये कैंसर का रोगी ठीक होता है। और अपना उद्देश्य भी यही है कि आपके पास जो चिकित्सा की विधि आपके पास है, ये विधि जग जाहिर होनी चाहिए। एलोपैथी में जिस प्रकार से लिख देते हैं ये दवाई कैंसर की है, हम अपनी चिकित्सा की जो पराक्रम हमने हासिल किया है, हम अपने साथ ना लेके वो समाज के अंदर आए और समाज के लिए उपयोगी हो, रोगी के उपयोगी हो। इसके लिए ही कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और हर 3 महीने बाद ऐसा लक्ष्य रखा गया है, 3 महीने 4 महीने के अंतराल में ऐसे सम्मेलन होते रहे। तो एक तो हमारा शोध करने का मन बढ़ेगा कि हम शोध किस प्रकार करें, किस प्रकार का पानी जड़ी बूटियों में जब दवाइयां हम बनाते हैं आयुर्वेदिक, तो कौन सा पानी हमें प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की वातावरण उसके लिए चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितना उसके लिए जो उबाल देना है वो कितना देना है, कितना उसको शोधन करना है, ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए। हमारे बीच आज के
मुख्य अतिथि जिनको कार्यक्रम का शुभारंभ करना है, गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति श्री सोमदेव जी संताशु जी आए हैं। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ मैं मान्यवर से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप स्थान ग्रहण करें। सम्मेलन चिकित्सकों का कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक मिनी भारत के दर्शन अपने को उपलब्ध हो रहे हैं कि हैदराबाद से भी चिकित्सक आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, उधर हिमाचल से भी आए हैं, उत्तराखंड के भी हैं, हरियाणा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और मुख्य रूप से जिनका एक नाम है चिकित्सा क्षेत्र, वो लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज डॉक्टर सोमदेव जी संताशु इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आए। मैं बड़े हर्षित मन से कि ऐसे कार्यक्रम जो समाज के लिए उपयोगी भी हैं और जो एक महामारी का रूप धारण कर रहा है कैंसर, उसके लिए आयुर्वेद में शोध, एलोपैथी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एक मरीज के और वो ठीक नहीं हो पाते, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। उसके लिए शोध करने का अवसर हम सबको यहाँ से मिलेगा और हम सब मिलकर के जो चिकित्सा हमने सीखी है, जो जड़ी बूटी मेरे क्षेत्र में है वो दूसरे क्षेत्र में भी जाए, उस जितनी उपयोगी उसकी उपयोगिता बढ़े। तो इस कार्यक्रम का मैं प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हुए सबसे पहले मान्यवर से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का डॉक्टर सोमदेव जी इसका प्रारंभ करें। आचार्य कमलकांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ के जिला प्रचारक जी आए हैं, श्रीमान पुनीत जी, एक बार आप भी साथ आ जाए। की प्राप्ति हुई थी, तो इस दिन को अब सब आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरुआत की जाए। मुख्य चिकित्सक सब आए हैं, एक बार कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी का अभिनंदन करें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। आचार्य कमलकांत जी। हमारे बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की याद में सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन 3 कणखल हरिद्वार में आज आयोजित हो रहा है। आप उस जलती हुई मिसाल के गवाह हो जो इस देश में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी। जब जिक्र होता है भाई राजीव दीक्षित जी का, तो उनका नाम ही सत्य से प्रारंभ होता है। संगठन के छोटे से बुलावे पे आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका आभार है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब दूसरा महासम्मेलन आयोजित हुआ दिल्ली में, तो उसमें लगभग 243 वैद्यों ने अपने डाटा सबमिट किए, किसने कितने कैंसर रोगी ठीक किए। और वहीं पर एक टीम का गठन हुआ था IP जैन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। और उस टीम के अंदर प्रमुख रूप से श्रीमान कैलाश पाली जी को रखा गया, जो खुद एक कैंसर रोगी हैं, जो आज की सभा में मंच संचालन कर रहे हैं। इसकी ऑडिट टीम में भी कैंसर रोगी को रखा गया। पीछे आप बहन को देख रहे होंगे, नीरज बहन है, जिनके पति कैंसर की जंग लड़ते लड़ते इस संसार से चले गए। और वहां से एक रिसर्च टीम का गठन हुआ जिसको नाम दिया गया राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान।
और उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन्हीं लक्ष्यों के अगला पड़ाव ये सम्मेलन है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस सम्मेलन में भारत के चिकित्सा जगत के विषम पितामह जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर सुनील जोशी जी कुछ ही समय में आपके बीच में उपस्थित होंगे। कैंसर के विषय में जब जिक्र आता है तो वैद्य हंसराज चौधरी जी का जरूर नाम आता है। वैद्य हंसराज चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बार हम देखते हैं उम्र और अनुभव को व्यक्ति की समझ, उसकी पवित्रता पीछे छोड़ जाती है और ऐसे ही एक पवित्र वैद्य जो उम्र और अनुभव में भले ही बहुत सारे वैद्यों से कम है, लेकिन उनकी पवित्रता की जो सीमा है उसे नापना शायद सदियों लग जाएंगी। ऐसे वैद्य डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी भारत में कुपीपक रसायन चिकित्सा लुप्त होने के कगार पे है और उस चिकित्सा व्यवस्था को, उस ज्ञान को भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक लगभग 70 वर्ष की आयु में भी पहुंचाने के लिए जो तत्परता है, जो उग्रता है, जो अग्नि है, जो 20 साल के युवक में भी नहीं होती, ऐसे वैद्य राम कुमार गौतम जी हिमाचल प्रदेश से चल के यहाँ पे आए और दूसरे सम्मेलन में थे। मैं इनको अपने दादाजी की तरह देखता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ और ऐसा जोश खास करके हमारे युवकों में अगर हो जाए तो शायद देश का भला हो जाएगा। हमारे बीच में गुरुकुल कांगड़ी जी के कुलपति जी हैं और इनकी जो विचारधारा है उनको भी मैं नमन करता हूँ। कुछ समय बाद स्वामी करमवीर जी उपस्थित होंगे हमारे बीच में, M.R. शर्मा जी उपस्थित होंगे, N.K. सोलंकी जी उपस्थित होंगे और भारत के 50 से अधिक विशेषज्ञ आप सबको कैंसर के बारे में सिखाने के लिए उपस्थित होंगे। पहली बार जब हम वर्धा गए थे राजीव भाई को सुनने के बाद हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। हम बहुत अच्छे इंसान नहीं रहे हैं, शराबी भी रहे हैं और चरित्रहीन भी रहे हैं। और राजीव भाई की वाणी को सुनने के बाद जो परिवर्तन हमने हमारे अंदर देखा और उस परिवर्तन में जब हम पहली बार वर्धा गए थे तो हमारे दादा तुल्य जिन्हें हम बिल्लू भाई भी कहते हैं मुंबई से, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इन सम्मेलन में जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी इनकी संस्था की तरफ से हर बार इन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित हैं हर बार पुरस्कार वो वितरित करेंगे। उनको भी मैं नमन करता हूँ और दूर दराज से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सभी को मैं नमन करता हूँ। हैदराबाद से हमारे बीच में उपस्थित हैं छोटे से है कि हम कभी नायक मान लेते हैं अक्षय कुमार को, कभी हम नायक मान लेते हैं उस विराट कोहली को जो इस देश को कैंसर बेच रहा है शराब के नाम पर, कभी हम नायक मान लेते हैं अजय देवगन को। वो नायक नहीं, दरअसल खलनायक है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र के वास्तविक नायक डॉक्टर सुभाष नायक जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। कहते हैं माता पिता कभी इंसान नहीं हो सकते, जैसे तुलसी नहीं कह सकते, इसीलिए माता पिता को भी इंसान नहीं कह सकते। मेरे माता पिता आज इस सभा में उपस्थित हैं, उनको भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उन्हें संस्कार इस आज के इस सम्मेलन में और पीछे के जो 3 सम्मेलन हुए बनी रहेगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये सम्मेलन इसी तरीके से जारी रहे और सत्य के साथ जारी रहे। और मुझे झूठ से बहुत बड़ी एलर्जी है। जो भी बात आज के सम्मेलन में जितने भी वैद्य रखेंगे मैं सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो सत्य के साथ रखी जाए जितनी हो। अगर हमसे एक कैंसर रोगी ठीक हुआ है तो हम एक की बात करें, 2 की बात नहीं करें। जैसे मैं जिस समय दरवाजे पे प्रवेश कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि 5000 कैंसर रोगी हमने ठीक कर दिए वो चिकित्सा के बाद।
मैं आपको पूरे भारत में घूमने के बाद मुझे जहां कैंसर शब्द दिखाई देता था मैं जरूर जाता था। घूमने के बाद भी पिछले सम्मेलन में ये स्थिति थी कि हम 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। झूठ के साथ हम जिएंगे तो केवल कोरी कल्पना लेके खत्म हो जाएंगे, सत्य के साथ जिएंगे तो मोक्ष भी प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसे झूठ यहाँ पे कोई ना रखे। मैं स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ी गौशाला का संचालन करते हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, और उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की एक टीम हमने गठित की है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि तुम कौन होते हो हमसे डाटा वेरीफाई करने वाले। मुखिया ये है, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामी जी काम करेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में एडवोकेट और साथ में भगत जी बैठे हैं, नाम भूल जाता हूं मैं, माफ करना, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये लोग वेरीफाई करेंगे। और इस कार्यक्रम का मेरे लिए, अगर मेरे लिए इस कार्यक्रम में पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा मेरी बहन है नीरज, एक बार वो खड़ी हो जाए। ये आधुनिक दौर, मैं कहता हूं कि कैंसर की क्रांति की जब बात आएगी तो झांसी की रानी के साथ इनका नाम आएगा। इस बहन ने अपना पति खोया है कैंसर से, और सिर्फ सत्य समाज के सामने आए, इसी उद्देश्य से ये बहन यहाँ पर उपस्थित है। और आप सबको जो भी पुरस्कार दिए जाएंगे वो सब इस बहन की तरफ से दिए जाएंगे। हमारे बीच में आयुर्वेद के विषम पितामह, चिकित्सा जगत के हजारों शिष्य इनके आज भी हैं, और इनका कीर्ति रखेंगे, कैंसर क्या है, उसके कारण क्या है और किन सिद्धांतों के आधार पर हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनील जोशी जी रखेंगे, और उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी जी को, क्योंकि इनकी एक मीटिंग है। अभी स्वामी जी नहीं, माफ करना, हाँ, कुलपति महोदय जी हैं, और क्योंकि मान्यवर कुलपति महोदय को समय का अभाव है, बैठक में जाना है, और हम बहुत इनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ किया। तो डॉक्टर सौंदर्य जी संताशु, कुलपति गुरुकुल कामड़ी विश्वविद्यालय के हैं, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः पतिकृभ्यः ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति। ओम मंच पर आसीन आयुर्वेद के मनीषी, आयुर्वेद के ज्ञान सिद्धांत, इन सब के साक्षात विक्रमान मूर्ति मेरे सम्माननीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति श्रद्धेय डॉक्टर सुनील जोशी जी, इस समस्त कार्यक्रम को साकार रूप देने वाले राजीव दीक्षित आयुर्वेद संस्थान के सम्मान्य कमलकांत जी, माननीय संयोजक जी, सामने बैठे हैं श्रद्धेय स्वामी महाराज जो गौ सेवा के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, वैद्य हंसराज चौधरी, डॉक्टर अनूप कुमार जी, श्री राम कुमार गौतम जी वैद्य, जिनका नाम सुन पाया उनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, बाकी देश के विभिन्न कोने से पधारे आयुर्वेद के क्षेत्र में राजीव दीक्षित के महानतम सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसारित करने में संलग्न आप सभी को अंदर विद्यमान महान आत्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मुझे यह परम सौभाग्य मेरे लिए है कि आज सम्मान्य श्री राजीव दीक्षित जी के जन्मदिन पर
उनका निर्वाण दिवस भी है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। तो उनके इस पावन अवसर पर इस महान क्रांति बोलूँगा, राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इस महान क्रांति के अवसर पर 2 शब्द आपके सामने बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। राजीव दीक्षित जी का नाम लेते ही मुझे याद आता है जिन दिनों जिस समय वो अपना शरीर पूरा हुआ, ठीक उससे 2 दिन पहले उड़ीसा में हमारे बहुत बड़ा गुरुकुल है, गुरुकुल नव प्रभात वैदिक विद्यापीठ, वहाँ पधारे हुए थे। मैं हरिद्वार में था। 2 शब्द यही से मैंने उनके सम्मान में कहा कि आप हमारे कर्मभूमि में, हमारे कार्यस्थल पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो उनकी जो मधुर वाणी थी, उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो मेरे लिए प्रशंसा के वचन थे, आज भी मेरे कान में गुंजायत होते रहते हैं कि सोमदेव जी आपने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और देश के उत्थान के लिए इस समय गुरुकुलीयता की अपने जो आर्ष परंपरा है, उस परंपरा के प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है और हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद जो दुखद समाचार मिला, 2-3 दिन बाद, तो उस दुखद समाचार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और किसी बलिदानी का, किसी क्रांतिकारी का शरीर पूरा होना, ये उनका अवसान नहीं होता है। महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि जयंती दे प्रसिद्ध कविस्परा नास्ति शांगशः काय जरा मरण भयम्, कि और प्रसिद्ध कविस्पर लोग कभी नष्ट नहीं होते। जो दानवीर हैं, पारद आदि रस में आप लोग जानते हैं, उनकी भी चर्चा की उन्होंने। तो ऐसे मनस्वी लोग जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना समाज के लिए, देश के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा प्रसार के लिए अर्पित कर दिया, और प्रत्येक व्यक्ति में, हम में, भाई कमलकांत जी, आप में, सब में राजीव दीक्षित जी ही बोल रहे हैं। ऐसे अमर राजीव दीक्षित जी के चरणों में उनके जो सिद्धांत थे, मुझे जब भी समय मिलता है यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे व्याख्यान आप सब लोग जानते हैं, उनको अवश्य सुनता हूँ। राजीव दीक्षित जी इस जो विश्वगुरु भारत के चित्रकार थे, अपने जो गौरवास्पद भारत की जो वैभवपूर्ण इतिहास था उसके वो उद्भावक थे। अपनी एक जो विश्व में प्रतिष्ठा थी, चाहे ज्ञान के संबंध हो, चिकित्सा के संबंध हो, राजनीति के संबंध हो, उन सबके वो पुनः प्रतिष्ठापक थे, एक नवजागरण के पुरोधा थे। ऐसे मनस्वी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज की परिस्थितियों में राजीव दीक्षित जी के एक बात को, एक सिद्धांत को बच्चे से लेकर के बुढ़ों तक, सब तक प्रचारित प्रसारित करने की बात है। उन्होंने जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास था, अपना जो गौरवपूर्ण ज्ञान विज्ञान था, उसको फिर से पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास था। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्थिति के संबंध में हो, अपने भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, उन जो जितना उनका रिसर्च है, जो गवेषणा है, संपूर्ण जीवन उसके लिए जो उन्होंने व्यतीत किया है, उन सब बातों को बच्चे तक, मानव मानव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो भारतीय संस्कृति है, केवल भारत के लिए नहीं, हम कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववार, विश्व वर्णीय, संपूर्ण विश्व के लिए वर्णीय भारतीय संस्कृति है। और उस भारतीय संस्कृति का, उस वैदिक संस्कृति का, उस आर्य संस्कृति का एक अंग, एक पहलू संपूर्ण मानव जाति के उत्थान कारक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारक है। चाहे हमारा उठने बैठने का हो, चाहे हमारा भोजन का हो, चाहे हमारा पहनने का हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे हमारे ज्ञान विज्ञान हो, हमारे दार्शनिक सिद्धांत हो, हमारे वेद के सिद्धांत हो, वो सारे के सारे सिद्धांत समस्त विश्व कल्याण के लिए हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। और उसी मानव जाति के कल्याण के निमित्त उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए व्यतीत कर दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया, जो प्रचार प्रसार किया, वो अविस्मरणीय होगा। और आप मैंने जो डाटा देते हैं, मैं तो हर एक व्याख्यान में इस चीज़ को, उनकी इस बात को उपस्थापित करता हूँ। माने जब अंग्रेज आए थे, लॉर्ड मेकाले आए थे, उस समय भारत की शिक्षा का जो साक्षरता का दर था, जो शिक्षा की प्रतिशत था, कि कहीं पर 98%, कहीं पर 95%, कहीं पर 85%, न्यूनतम 82% भारत की शिक्षा प्रतिशतता है। और जो आज सबसे बड़े विकसित देश अपने आप को मानते हैं, वहाँ केवल 17%, 170, और शिक्षा के नाम पर केवल बाइबल का पाठ। और अपने यहाँ जो ज्ञान विज्ञान 18 विद्याएं, 64 कलाएं, उन सब की शिक्षा दीक्षा हो चुकी, उसके ओर प्रचारक थे। आज हम शिक्षा के स्तर में स्वतंत्र भारत में इतनी उन्नति करने के बावजूद आज आवश्यकता है मानव को शिक्षित दीक्षित पुनः करने की।
शिक्षा के नाम पर केवल एक हम आजीविका व्यक्ति कैसे कमा ले, 2 रोटी कैसे कमा ले, अपना पेट कैसे भर ले, 2 पैसा कैसे कमा ले, केवल बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ सबसे पहले शांग वेद, अंग वेद, समस्त अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन सभी के लिए निष्कारण धर्म होता है। क्यों? मानव जाति का उत्थान, एक संपूर्ण मानव का विकास जब तक नहीं हो सकता तब तक मानव जाति का उत्थान पूर्णतः नहीं हो सकता। हम पैसे कमाना ही केवल शिक्षा का उद्देश्य रह गया है, जबकि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वो एक संपूर्ण मानव, एक परिपूर्ण मानव अपने अंदर जो भी दैवी संभावनाएं हैं उन समस्त दैवी संभावनाओं को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होता था। और उस मूल उद्देश्य के भूलने के कारण आज हमारे चाहे सामाजिक स्थिति हो, राष्ट्रीय स्थिति हो, उनकी जो दुर्गति है वो सबसे भली बातें परिचित है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों ने कैंसर के विशेष विषय के रूप में इस समारोह का आयोजन किया है। मुझे कहते बड़ा कष्ट हो रहा है डॉक्टर साहब, आज तक मैंने भारत के सर्वाधिक कैंसर पीड़ित डिस्ट्रिक्ट था भटिंडा, यहाँ तक मैं जानता हूँ, और इस समय मेरी जन्मभूमि, मेरे ही जिला जो संबलपुर जिला है, वो भारत का सर्वाधिक कैंसर पीड़ित डिस्ट्रिक्ट है जी। कारण वहाँ हिमाकुट डैम में आप जानते हैं 2 बार धान की खेती होती है और इतना बुरी तरह से वो लोग केमिकल जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर इतना प्रयोग करते हैं, आप वहाँ का चावल नहीं खा सकते, ऐसा लगता है कि खट्टा खट्टा कंकड़ खा रहे हैं। मैक्सिमम नाइट्रेट कंजम्पशन है, मैक्सिमम नाइट्रेट कंजम्पशन जी। तो उसका परिणाम स्वरूप माने सर्वाधिक जो सुरक्षित और प्राकृतिक सुंदर प्रदेश था, प्रदेश राज्य था संबलपुर, हमारा बहुत सुंदर राज्य है, जिला है, किंतु इस दुष्चक्रों के कारण वो आज सर्वाधिक कैंसर से पीड़ित राज्य है। केवल उत्तराखंड भी उसी लाइन में है जहाँ तक मैंने समाचार पढ़ा है। तो उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि के अमृत जल को, अमृत मिट्टी को भी हम लोग विषमय बना करके यहाँ कैंसरग्रस्त बना रहे हैं। तो हम ये प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, इसका विवेचन करने की बहुत आवश्यकता है। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, आज भी मेरे पास पुस्तक है, समय समय पर लिखता हूँ, विज्ञान प्रगति या विनाश, एक सरलावीन की पुस्तक है। आप सभी लोग एक बार जरूर देखिएगा कि विज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जो हम प्रगति कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं या विनाश हो रहा है, इसका अच्छी तरह से विश्लेषण विवेचन होना चाहिए। और जो अपने ऋषियों की परंपरा है, जो आयुर्वेदिक परंपरा है, आयुर्वेद अमृता नाम कहा करते थे, आयुर्वेद हमारी अमृत विद्या है, इस अमृत विद्या का प्रचार प्रसार हो। और जो भी आज समाज में हमारे विनाशकारक तत्व हैं, चाहे हमारे भोजन के माध्यम से, आचार व्यवहार के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, विदेशी षड्यंत्र के माध्यम से, पाश्चात्य पद्धति वाला एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, जो भी इस देश को कमजोर बनाने के लिए, इस देश को दुर्बल बनाने के लिए जो अनेक प्रकार के षड्यंत्र, सूक्ष्म षड्यंत्र, जिसको हम लोग सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं समझ सकते, ऐसे षड्यंत्र संचालित हो रहे हैं। उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम सब लोगों को काम करना चाहिए। और राजीव दीक्षित जी का जन्म मैं समझता हूँ इसी के लिए हुआ था। इस सभी प्रकार के जो षड्यंत्र विदेशी माध्यम से, चाहे अपने देश के माध्यम से चल रहे हैं, उन सभी षड्यंत्रों को पर्दाफाश करके देश को फिर उस विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठापित करना है उनके जीवन का एक महान लक्ष्य था और उसी के लिए वो आजीवन करते रहे। कितना वो भयंकर सिद्धांतवादी थे हम समझ सकते हैं। मेरा छोटा भाई डॉक्टर सुभाष नायक उनके साथ था, उन्होंने कहा आचार्य आपका स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, कुछ हृदय संबंधी समस्या हो सकती है उनकी। जो उन्होंने बार बार कहा कि एलोपैथिक चिकित्सा कर लें, कुछ दवाई ले लें, किसी डॉक्टर को दिखा दें, नहीं, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। मैं अपनी आयुर्वेद चिकित्सा से, अपने होम्योपैथी से ठीक कर लूँगा, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा जो दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हो, जो जिस बात को कहता है उस बात में जीता है, ऐसे वीर महावीर महाक्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी के चरणों में हम सब लोग कृतज्ञ हैं, नमन हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी, एक संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है, सूर्य की पूजा हम लोग दीपक से करते हैं, अर्कम अर्चन के दीपे समुद्रम ही कुसुमाकरम, उसमें वाचा सूर्य को हम लोग दीपक दिखा करके उनकी अर्चना करते हैं। समुद्र देवता वरुण देवता को जल अंजलि दे करके उनकी अर्चना करते हैं। और कुसुमाकर जो कामदेव है उनको पुष्प अर्पित करते हैं। और जो वाणी के विधि, ज्ञान के विधि वाग्देव बृहस्पति हैं, उनको भी हम सुंदर वचनों से उनको प्रणाम करते हैं। और जो राजीव दीक्षित
संपूर्ण जीवन जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अपनी सांस्कृतिक पहलुओं को प्रचार प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, ऐसे महामानव के चरणों में श्रद्धांजलि यही होगी जो उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को हम लोग जिए, जन जन तक उसको प्रसारित करें, विश्व भर में उसको प्रसारित करें और समग्र मानव जाति के कल्याण चाहते थे, सबका विकास, सबका उत्थान चाहते थे। उस विकास के लिए हम लोग अपना जीवन समर्पित करें, उन विचारों को जन जन तक प्रसारित करें, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हम सबको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें उनके महान सिद्धांतों को। उनका अलग सिद्धांत नहीं था, अपनी जो भारतीय परंपरा, अपनी आदित्य अंगिरा से लेकर के जो ऋषियों की परंपरा थी, उस ऋषियों की परंपरा को प्रचार प्रसार करने में, विश्व का कल्याण करने में उन्होंने अपना जीवन आहूत किया। हम भी अपने पूरे सामर्थ्य से इस महान कार्य को आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। दिया और इनसे प्रेरणा पा करके हमारे जो कैंसर के चिकित्सक वैद्य जो आए हैं वो एक नई दिशा समाज को देंगे। हमारे बीच पृथ्वीराज फाउंडेशन मुंबई के प्रतिनिधि आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो मुंबई से संपर्क आए और उनका सहयोग गुरुकुल के सभी कार्यों में रहता है। तो मैं पुनः उनका बहुत बहुत आभारी। डॉक्टर सुनील जी जोशी वे पधारे हैं, जिनका जो कुल इनका चलता रहता है, आज हम सबका मार्गदर्शन के लिए पधारे, उनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं डॉक्टर सुनील जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भाई राजीव दीक्षित जी के चित्र पर पुष्प चढ़ा करके उन्हें श्रद्धासुमन भेंट करें। एक मेरा सभी से आग्रह है कि जो वैद्य आए चिकित्सक अपने यहाँ पधारे हैं, वो सब अपना डाटा गेट के ऊपर लिख रहे हैं, अगर कोई नहीं दिए तो वहाँ पर दे सकते हैं अभी, ताकि सभी के डाटा उपलब्ध हो जाए। तो आने वाले समय में तो जो शोध के विषय में तो वहाँ किस जड़ी बूटी का प्रयोग हुआ, किससे वो कैंसर ठीक हुआ, वो सब आएगा, ठीक डाटा सबके पास उपलब्ध होंगे। तो आप सब अपने डाटा की एंट्री के लिए गेट पर रखवा दें। जो महानुभाव पहुंच रहे हैं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करते जाए, क्योंकि कार्यक्रम निर्बाध और समय पर प्रारंभ हुआ है, निर्बाध गति से चलेगा। और मैं डॉक्टर सुनील जी जोशी कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप वो भी अपना उद्बोधन करें। डॉक्टर सुनील इस अवसर पर सबसे पहले मैं राजीव दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ जिसने सामान्य जन तो आप पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व के सामान्य जन को तो प्रभावित किया ही किया, हम जैसे चिकित्सकों को भी प्रभावित किया और जिनकी विचारधारा से हम लोगों को भी लगा कि निश्चित रूप से हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ चिकित्सा तक नहीं बल्कि लोक शिक्षण तक भी है और जन जन को कैसे स्वास्थ्य संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाए, ये भी हम लोगों ने उनसे सीखा। क्योंकि जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं वो एक निश्चित पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना कार्य करते हैं और चिकित्सालय भी इसी ढंग से होते हैं कि भाई हमारा एक सेटअप होता है, उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं या कई अनछुए प्रश्न रह जाते हैं जिनका हम लोग कभी भी हम लोग पढ़ते नहीं। और मैंने अक्सर देखा सुना है कि जब भी राजीव दीक्षित जी बोलते थे तो विशेष रूप से उनका जो आधार ग्रंथ आयुर्वेद का रहता था वो वागवट संहिता रहती थी और उसमें अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का विशेष एक तरह से उल्लेख या उसका परिपालन उनके द्वारा विशेष रूप से किया जाता था। वैसे तो वो आयुर्वेद के सभी ग्रंथों के उद्धरण और उनके हिसाब से अपना व्याख्यान देते थे और लोगों को प्रेरित करते थे, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि मैं उसका एक कारण बताना चाहूँगा
कि जैसे बृहत रही जब की बात जब हम आयुर्वेद में करते हैं तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवत संहिता की हम लोग बात करते हैं। चरक संहिता एक सांख्य से, दर्शन से संबंधित ग्रंथ है और चिकित्सा का एक बहुत जो हायर स्टडीज का है, एक तरह से बहुत जो टॉप लेवल की बात जो होती है, जो कि दर्शन शास्त्री समझ सकते हैं या आयुर्वेद का कोई बहुत बड़ा विद्वान उसको समझ सकता है। तो ऐसे गूढ़ पक्ष भी चरक संहिता में है और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, विशेष रूप से शल्य चिकित्सकों के लिए लिखा गया है। लेकिन जब हम अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो एक ऐसा ग्रंथ जो कि जन सामान्य को भी आयुर्वेद से संबंधित सभी ज्ञानों को आसानी से, तो जितनी भी सूचनाएं हैं वो आसानी से दे सकता है और उसी को आधार बनाकर राजीव दीक्षित जी ने पूरे देश में एक स्वास्थ्य की क्रांति पैदा की। हम सब उनके कृतज्ञ हैं और आज हम उन सभी को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस आज कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मध्य उनका अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना। हमारे अत्यंत प्रिय, अत्यंत सम्मानित प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी जो कुलपति हैं गुरुकुल कामदेव विश्वविद्यालय के, और हमारे इस हॉल में बहुत सारे जो पूरे देश भर से लोग आए हैं। हमारे बीच में हमारे दो साथी डॉक्टर उदय पांडे और डॉक्टर राजीव हमारे मध्य उपस्थित है और ये हमारे यहाँ कैंसर यूनिट है जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाई जाती है, उसमें कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इसके बाद जब समय होगा तो वो अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे कि हम लोग उसमें क्या करें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे हम सबको स्वस्थ रखें, इसकी चिंता आदरणीय राजीव दीक्षित जी को थी। और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुरस्य विकार प्रशमन, कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चिकित्सा के माध्यम से ही हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा या दवाइयों के माध्यम से जब हम व्यक्ति को स्वस्थ रखने की चेष्टा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बहुत सारे दुष्प्रभावों को झेलते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं या सबके लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, यदि हम कहते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य की जो परिकल्पना है यदि वो सिद्ध करनी है, तो यदि आप चाहें कि 100 एम्स खोल लें, 200 एम्स खोल लें, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के काल में आपने आयुर्वेद की उपादेयता को भी देखा है और एलोपैथिक साइंस की सीमाओं को भी देखा है। एक भी दवाई कोई कोरोना में यदि आप देखें कैसे हम लोग प्रोटोकॉल चेंज कर रहे थे, कभी हम डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे थे, कभी कोई रेमडेसिविर दे रहे थे, कभी प्लाज्मा दे रहे थे, कभी कोई सारी औषधियाँ दे रहे थे, लेकिन किसी भी दवाई का कोविड पर कोई प्रभाव नहीं था। जबकि पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो सारे विश्व में भारतवर्ष की स्थिति सबसे अच्छी थी। निश्चित रूप से उसमें हमारी जितनी भी मेडिकल टीमें हैं उनका भी योगदान था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योगदान था, समय पर लिए गए डिसीजंस हमारे थे। लेकिन उसके साथ साथ कहीं एक ऐसी परंपरा हमारे साथ थी जिसका हम लोगों ने प्रयोग किया और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जिसका हम लोगों ने घर घर प्रयोग किया और हम अपने लोगों को और अपने को बचा सके। तो आज आपने देखा होगा कि पूरे चीन में बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन हो रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति की जो कोविड नीति है उसके विरोध में हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं और सेना भी सड़कों पर है। ऐसा आज भी वो उनके यहाँ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम और आप सामान्य स्थिति में यहाँ बैठे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारी वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को जाता है, आयुर्वेद को जाता है, योग को जाता है, मर्म चिकित्सा जैसी पद्धतियों को जाता है। और पूरे विश्व में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जबकि आप देखें यदि चिकित्सा का परिदृश्य देखें तो पूरे विश्व की जो चिकित्सा परिदृश्य है, चाहे अमेरिका का है, इटली का है, जापान का, इंग्लैंड का है, इनकी जो चिकित्सा की स्थिति है वो हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस कंडीशन में ये लोग हैं। जब हम लोगों ने कोरोना का प्रारंभ हुआ तो हमारे पास ना तो मास्क था, ना पीपीई किट थी और ना कोई एक औषधि थी जिससे हम लोग कोविड का मुकाबला कर पाते। हमारे पास आपने देखा होगा SpO2 नापने के लिए हमारे पास आपने सबने पल्स ऑक्सीमीटर लिया था और लाखों करोड़ों में समझता पता नहीं 70-80 करोड़ लोगों ने ये पल्स ऑक्सीमीटर, जो भी खरीद सकता होगा उसने पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा होगा। आप पता होगा पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ था, आप लोगों ने सभी ने खरीदा होगा, लेकिन आज किसी को पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ है? और सिर्फ
एक तरह से उद्योग के रूप में वो काम आया और वो सारी की सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि मास्क 400-500 रुपये का बिकता था, आज वो फ्री में या 2 रुपये 4 रुपये का उपलब्ध होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र एक चिकित्सा के नाम पर पूरे विश्व में किया जा रहा है, और उसका पर्दाफाश करने का काम भी हम आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने किया। और हम समझते हैं कि पूरे विश्व के लोगों को, कम से कम भारत के लोगों को जैसे एक जागरूकता फैलाए कि भाई कम से कम हमें अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो माता जो होती है उसके बैग में किताबें रखती है, उसके नैपकिन रखती है, पानी की बोतल रखती है, खाना रखती है, और सारी चीज़ें वो आवश्यक जो बच्चे के लिए होती है वो रखती है। लेकिन यदि बच्चा उस बैग को न खोले और भटकता रहे भूख से प्यास से, तो ये माता की गलती नहीं है, बल्कि गलती उस बच्चे की है कि जो कि इधर उधर भटक रहा है, लेकिन अपनी माँ के द्वारा दिए गए बैग को नहीं लेगा। इसी ढंग से आज मनुष्य की भी वही स्थिति है कि हमने प्रकृति में जो सुविधाएं, जो चिकित्सा, जो पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग, चाहे मर्म के रूप में हो, योग के रूप में हो, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हो, हमारे चारों तरफ जो जड़ी बूटियां हैं उनके रूप में हो, उसको हमने कभी उसका प्रभाव नहीं देखा, उसका परीक्षण करके नहीं देखा, और हम निश्चित रूप से परेशान हैं और भटक रहे, तड़प रहे हैं इस चिकित्सा से कि भाई किसी माध्यम से भी हम लोग ठीक हो सके। कोई भी एक साधन हमको मिल जाए। कोई भी कहता है कि भाई इसको करने से होगा, ऑपरेशन कराने से होगा, बायोप्सी कराने से होगा, ये कीमो से होगा। आप जानते हैं कि कैंसर का यदि संदर्भ की हम लोग बात करते हैं तो कैंसर का मतलब है एक असाध्य रोग। कैंसर का मतलब एक समूह है रोगों का, जिसको हम कैंसर एक विशेष व्याधि को नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसमें ट्यूमर्स भी होते हैं, उसमें ब्लड कैंसर भी होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं होती सामान्य रूप से, और उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। और आयुर्वेद में लिखा है कि भाई जो वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और वेद से ये 6 तरह का अर्बुद होता है। अर्बुद का मतलब होता है ट्यूमर की बात हम लोग करते हैं। जब हम ट्यूमर की बात करते हैं सामान्य रूप से सामान्य हर व्यक्ति को एक गांठ की बात करते हैं, चाहे वो गांठ टट्टी के रास्ते में हो जाए, मुंह के अंदर हो जाए, छाती में हो जाए, या आंतों में या पेट में या फेफड़े में, कहीं भी यदि गांठ के रूप में कोई चीज होती है तो हम उसको अर्बुद कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर 2 तरह का होता है, जिसको यदि हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो बेनाइन और मैलिग्नेंट की हम लोग बात करते हैं कि भाई एक तो सामान्य रूप से कैप्सुलेटेड होता है, या उसका जो ग्रोथ होती है सामान्य रूप से बड़ी धीमी होती है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि उससे कोई मृत्यु होती है या कोई घातकता उसमें होती है। लेकिन दूसरी तरह का जो ट्यूमर होता है वो बहुत घातक होता है, तेजी से उसके सेल बढ़ते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने उसके लिए लिखा है कि यदि जब वात, पित्त और कफ प्रबुद्ध होते हैं, किसी भी कारणों से यदि बढ़ते हैं, अपने हेतुओं के दूषित होने से जब वो दूषित होते हैं तो क्या करते हैं, वो शिराओं का आश्रय लेकर शिराओं को या तो संकुचित करते हैं या शिराओं को प्रसारित करते हैं, और वहाँ पर स्थान विशेष पर ये मांस को, वेद को और इन चीज़ों को, मज्जा को, इन सारी चीज़ों में जब ये स्थान संश्रय होता है और वहाँ पर एक तरह से गांठ बनाकर पैदा करते हैं, और वो गांठ सामान्य रूप से बहुत तेजी से बढ़ती है या उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, और जब ये ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये असाध्य अर्बुद की स्थिति होती है। और असाध्य अर्बुद को हम लोग सामान्य रूप से आज की भाषा में कैंसर कहते हैं। आपने देखा जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि तेजी से कैंसर का प्रतिशत कितनी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण तो यदि आप कहें कि भाई 10, 20, 25, 50 जगह पे आप रेडियो थेरेपी जो है उसके सेंटर खोल दें या कीमोथेरेपी की सारी निःशुल्क व्यवस्था कर दें, तब भी आप कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। कैंसर को ठीक करना होगा तो क्या, उसके जड़ पर आघात करना पड़ेगा कि उसके जो मूलभूत कारण है वो कैसे ठीक हो सकते हैं और कैसे आए हैं, और उनको कम से कम जो व्यक्ति एक तरह से जानता है, यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम 1-1 लाख लोगों तक उसकी बात पहुँच सकती है। यदि हम हर व्यक्ति ये चाहें कि भाई इन चीज़ों के लिए जागरूकता विशेष रूप से लोगों में पैदा करें, तो हम इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक रोक सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि लगभग 20, 25, 30 साल का जो काल है वो निश्चित रूप से इसके उदय का काल है। पहले हम लोगों ने जब भी हम लोग मेडिकल फील्ड में हजारों मरीज हम लोग भी देखते हैं तो कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जिस ढंग से कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ी है उससे ये लगता है कि एक दिन निश्चित रूप से ये एक ऐसे महामारी का रूप, मतलब बहुत सारी संख्या में ये हो जाएगा तो बहुत परेशान करने वाली बात हो सकती है। आज भी यदि हम इसके मूल कारणों को देखें तो बहुत सारे कारण हैं।
उसमें सबसे पहले जैसे हमने बताया कि खाने पीने की बात, आज हमारे घर में तो कोई खाने पीने की चर्चा नहीं करता, ना हमारे कैसा रहना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे हम लोगों को पानी पीना चाहिए, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती, ना स्कूल में होती है, ना किसी हमारे पाठ्यक्रम में होती है, ना इसके लिए कोई एक तरह से सीएमई कराई जाती है, ना कोई इसके लिए वर्कशॉप होती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनके लिए हम बहुत सारा समय देते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देते कि कितना हमको व्यायाम करना चाहिए, कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज शोध का क्या नज़रिया है। शोध के नज़रिए की जब हम चर्चा करते हैं कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे पेस्टिसाइड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, और इनके माध्यम से जो भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, वो कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करना, बड़ा सरल इसको समझना है। मैं समझता हूँ कि मैं एक उदाहरण हर बार देता हूँ जब भी मेरा व्याख्यान होता है, सामान्य व्याख्यान होता है, विषय से अलग व्याख्यान होता है, तो हम एक सामान्य लोगों को बताने की चेष्टा करते हैं कि आज के वैज्ञानिकों का क्या एटीट्यूड है, उसको समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, और उस जो एटीट्यूड है उससे बचने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। और यदि हम कहीं नीति बनाने में हम लोगों का कहीं योगदान होता है तो हमें इन चीज़ों को 100% डिस्कार्ड करना चाहिए। आप लोगों ने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का नाम सुना होगा। मच्छर को भगाने के लिए जब मलेरिया हुआ तो ये संकल्पना की गई कि ये मलेरिया कैसे होता है, मच्छर से होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि भाई हम मच्छर को मार देंगे तो मलेरिया कैसे होगा, और उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या था कि डीडीटी का छिड़काव करते थे। और हम लोग बचपन से देखते, जब हम लोग छोटे थे, आज से 50 वर्ष पहले की बात, 50-60 साल पहले की बात है, जब हम लोग छोटे बचपन में थे तो देखते थे कि हर स्कूलों में भी, हम लोग प्राइमरी स्कूल में होते तो अंदर डीडीटी छिड़कने वाले आते थे और कहते थे कि भाई ये मच्छर मर जाएंगे तो मलेरिया नहीं होगा। तो उन्होंने कहा न तो रहेगा मच्छर, न रहेगा मलेरिया। इस उद्देश्य से उन लोगों ने काम किया और वर्षों तक डीडीटी जैसे रसायनों का छिड़काव किया, लेकिन आपने देखा कि मच्छर बचा और मलेरिया खत्म नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या कहा कि भाई देखिए, जो साइंटिस्ट होता है वो अपने ढंग से सोचता है, और जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का मतलब भारतीय विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वैदिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो विज्ञान जो अपूर्ण है और विदेशों से आया है, और जो अभी जिसमें कुछ जिसका ABCD भी किसी को पता नहीं, थोड़ी सी चीज हुई और उसी का उन्होंने ढूंढ पीटना शुरू कर दिया, ऐसे विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर कहा कि भाई चलिए ये तो फेलियर हुआ, हम इसको स्वीकार तो नहीं करते, भाई नहीं मच्छर को मारना ही है, उनका एक एटीट्यूड था। दूसरे साथ साथ उन्होंने कहा कि यदि हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यदि किसी में है, और ये एक हीमोपैरासाइट है जिसकी वजह से हमारे में मलेरिया होता है, हम इसको यदि सबको यदि क्लोरोक्वीन या सल्फाडॉक्सिन दें और मास स्केल पर हर किसी को खिला देंगे, और यदि खून में से हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को खत्म कर लेंगे या प्लाज्मोडियम के जितनी वैराइटीज है उनको खत्म कर देंगे, तो क्या मलेरिया फैल सकता है? तो उन्होंने सोचा नहीं फिर तो कैसे फैलेगा। तो उन्होंने मास स्केल पर दवाइयाँ खिलानी शुरू की। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने उस स्थिति को भी देखा होगा। हम जब बचपन में थे कुछ वर्षों के बाद स्कूल में क्लोरोक्वीन की गोली खिलाने वाली बहन जी आती थी, और यदि हम लोग उस दिन भाग जाते थे कि भाई हमें पता है कि आज कड़वी गोली खाने को मिलेगी, तो अगले दिन जो हेडमास्टर जी थे वो उस बच्चे के नाम की गोली रखते थे और एक थप्पड़ और मारते थे कि कल क्यों नहीं आए। समझ रहे हमारी बात? तो उससे भी उन्होंने प्रयास करके देख लिया और देखा कि मलेरिया उससे भी नहीं मर रहा है। अब उन्होंने कहा कि मच्छर तो रहेगा, मलेरिया नहीं रहेगा, पहले था। अब ये है कि मच्छर भी रहेगा, मलेरिया भी रहेगा, लेकिन आदमी नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात, जो आज की स्थिति है। और आज हम क्या कहते हैं कि आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे कि पूरी आस्तीन की कमीज पहननी है, और जहां भी पानी इकट्ठा है 10 हफ्ते 10 दिन 10 बजे के कार्यक्रम जब दिल्ली में चलता है कि अपने अपने घर में जितने भी कूलर है उसको खाली कर लीजिए, फ्लावर पॉट है उसको खाली कर लीजिए, बगल में कोई आपका कोई भी चीज ऐसी है जिसमें पानी इकट्ठा है उसका आप उसको खाली कर लीजिए, जिससे कि मच्छर के लार्वा पैदा ना हो। और ये कहते हैं कि जब भी आसपास आपका कोई तालाब है तो उसमें मछली के लार्वा छोड़ दीजिए, मछली को वो छोड़ दीजिए तो वो उसके लार्वा को खत्म कर देता है। मछली छोड़ दीजिए, छोटी मछलियां, तो वो लार्वा को खत्म कर देती है। ऐसा उपाय करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि जहां पानी इकट्ठा हुआ उसमें से थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो जिससे ऊपर की सरफेस की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है, ऊपर उसको उसमें मच्छर है
पैदा नहीं हो सकता, ऐसा कार्य करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल, नीम का इस्तेमाल और मच्छरदानी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। भाई ये तो हम काम करते थे, हजारों साल से हम लोग काम करते थे, यही तो काम तो करते थे। आपने इतना पूरा वर्षों 50 वर्षों का समय हमारा बर्बाद किया, और वो जो DDT छिड़की थी वो कहाँ गई? वो फूड चेन में आ गई, मदर मिल्क में आ गई, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आ गई, और उससे क्या हुआ? उससे म्यूटेशन हुआ। किस चीज का म्यूटेशन हुआ? जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और कैंसर पता नहीं कितने हजारों लाखों रोगों को कैंसर करने का पाप उस शोध को जाता है जिसने वो DDT के माध्यम से वो पूरे वातावरण को दूषित किया, हमारे पानी को दूषित किया, हमारी जमीन को दूषित किया, हमारे खाने को दूषित किया, और यहाँ तक कि माता के दूध को भी दूषित किया। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूल एक तरह से तथाकथित वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें हम लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिना परीक्षण किए इन औषधियों का सेवन कराया गया, और इससे हम लोगों को नुकसान हुआ, और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को फायदा कर सकती थी, या जो हमारी सामान्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उससे भी हम लोग कहीं कमजोर हुए, और मच्छर ज्यादा मजबूत हुआ। मच्छर कैसे मजबूत हुआ? पहले सिर्फ मलेरिया फैलाता था, अब क्या करता है? डेंगू, चिकनगुनिया, मायरा, जीका और वायरस भी अब आजकल उस फैलाता है। तो इसका मतलब मच्छर मजबूत हुआ, आदमी कमजोर हुआ, और अरबों खरबों रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए। किसके पैसे से खर्च किए? वो आपके और मेरे टैक्स से तो खर्च किए, कहीं अपनी जेब से तो नहीं गए। और हम क्या कैसे जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं उनकी शोध के एक तरह से प्रवाह में बह गए, और अपने लाखों करोड़ों लोगों तक हम लोगों ने कैंसर पहुंचा दिया। एक चीज तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यदि हम समझेंगे तो कैसे कोई भी केमिकल हमारे शरीर का नुकसान कर सकती है, और कैसे कैसे माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, जब हम केमिकल की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, और इन सब चीजों को कहने से कुछ नहीं होता कि हम कहते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी राजीव दीक्षित जी ने दिया कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए? गोपालन करना चाहिए, और गौमूत्र से और गोबर से जो बनी हुई खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। मैं एक जगह पे हम लोगों ने थोड़े से पेड़ लगाए हुए हैं, एक जगह पे हम लोगों के पास गाय है तो गाय रखी हुई। सामान्य पेड़ की ग्रोथ मैं समझता हूँ 4-5 साल में इतनी है, लगभग मैं उसको दोनों हाथों से पकड़ सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा पेड़ जो गाय के गोबर के पास है वो लगभग इतनी गोलाई का है जिसको कि मुझे ऐसे पकड़ना होता है। एक ही दिन के लगाए हुए पेड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि गोबर और गौमूत्र में कितनी ताकत होती है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ये सारी की सारी जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको हम गाय के माध्यम से दूर कर सकते हैं, गोमाता के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम कैंसर से हटाने में करते हैं, जैसे गौमूत्र की बात की। और ये कहा जाता है कि शरीर में यदि कोई भी दूषित विषय, कोई भी विष आता है तो उसको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है कि उसको देसी गाय का घी पिलाइए, पहले उसको उल्टी कराइए और फिर उसको पंचतिक्त घृत या ऐसे घी, बहुत सारे घृत महर्षि सुश्रुत ने लिखे हैं जो कि एक तरह से अपामार्ग से लेके उसमें बहुत सारी औषधियाँ जिनसे घृत बनाए गए हैं और अगर घृत के नाम से भी उनको इस्तेमाल किया गया, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जब भी हम कोई भी चिकित्सा प्रारंभ करते हैं, विशेष रूप से हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम लोग निश्चित रूप से या तो आरोग्यवर्धनी देते हैं पहले शुरुआत में, या हम इंस्टाधिकार देते हैं। कोई भी मरीज हमारे पास आता है एलोपैथिक चिकित्सा से तो उसको शुरुआत करते हैं जिससे कि उसका शोधन हो जाए, इधर त्रिफला या कोई ऐसी चीजें से उसका शोधन कराते हैं। और घृत का प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि भाई आपको गाय के घृत का इस्तेमाल करना चाहिए, यदि गाय का दूध मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अथवा यदि गौमूत्र आप पी सकते हैं तो उसको गौमूत्र का पीना चाहिए। उसके बाद फिर हम कुछ औषधियों का उपयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो खाने पीने की चीज़ों का यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि खाना यदि हम खाते हैं तो कहीं कोई हमें बताने वाला नहीं है, ना हमारी दादी नानी, उसको भी अब पता नहीं कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ मिला के खानी चाहिए, क्या चीज़ मिला के नहीं खानी चाहिए। दूध और केले का एक सामान्य उपयोग हम लोग कहते हैं, महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा कि दूध और केले को सामान्य रूप से मिलाकर नहीं खाना चाहिए, बहुत जगह लिखा, बहुत सारी हमारे ग्रंथों में लिखा। लेकिन आपने देखा होगा कि दुष्प्रचार किया जाता है जिम में और बहुत सारी चीज़ों में, यदि आप दूध केला खाएंगे तो क्या होगा,
आपके शरीर का वजन बढ़ेगा। लेकिन जब दूध और केला अकेले अकेले खाया जाता है तो निश्चित रूप से फायदा करता है, लेकिन जब वो कफ की वृद्धि करता है तो वो हमारा स्रोतस अवरोध करता है, बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए केले और दूध को साथ साथ नहीं खाना चाहिए। ये दुष्प्रचार भी मत कहिए, इसको अज्ञान से उपजा हुआ ज्ञान कहिए। जो अज्ञान है उससे उपजा हुआ ज्ञान, हम शास्त्र को देखते नहीं, और जो भी कोई चीज कहीं किसी ने कह दी और हम उसको मानने लगते हैं। लेकिन जब भी कोई एक ऐसी बात होती है तो उसको हमें शास्त्र सम्मत होना चाहिए, विज्ञान सम्मत होना चाहिए, और उसका जो परिणाम सम्मत सारी चीज होनी चाहिए। जब भी कोई बात हम लोग करते हैं तो उसको इस ढंग से करते हैं, इस ढंग से सोचना हम सभी का दायित्व बनता है। एक चीज और है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो भोजन के जो विरुद्ध है, लगभग 18 चीजें बताई हैं कि 18 तरह का विरोध भोजन के साथ हो सकता है, कि मात्रा का विरोध हो सकता है, सहयोग का विरोध हो सकता है, काल का विरोध हो सकता है, देश का विरोध हो सकता है। देश का विरोध का मतलब क्या है कि हम यहाँ रह रहे हैं और साउथ इंडिया का भोजन खा रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, जो चाइना में होता है उसको खा रहे हैं, या चाइना में होने वाले फल को हम यहाँ खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जिस देश में जो चीजें होती हैं, जहाँ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो खाना पीना होता है, उसी को यदि हम लोग लेते हैं तो फायदा होता है। फिर उसमें दोष विरुद्ध हो सकता है, वीर्य विरुद्ध हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते। और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है कि कोई भी सेल जब नियमित रूप से किसी इरिटेंट से टारगेटेड होता है, जब टारगेटेड होता मतलब बार बार उसमें इरिटेशन होगी तो उसमें उसका बिहेवियरल चेंजेस है, एक तरह से उसका जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। सामान्य रूप से हर तरह के टिश्यू की एक विशेष स्वभाव होता है। त्वचा का है, उसका अलग स्वभाव है, मसल का एक अलग स्वभाव है, उनका एक अलग स्वभाव है, वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कितनी मात्रा में रहेगा, कितने दिन में वो बनेगा, कितने दिन में खत्म होगा, वो एक उसका स्वभाव होता है, उसमें एक तरह की इंटेलिजेंस है। तो जब हम टिश्यू इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस टिश्यू इंटेलिजेंस को हम डिस्टर्ब करते हैं तो कैंसर की उत्पत्ति होती है। तो ये टिश्यू इंटेलिजेंस की बात भी आज हम लोगों को जाननी चाहिए, जो आयुर्वेद के माध्यम से ही समझी जा सकती है। वर्तमान में अभी हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में टिश्यू इंटेलिजेंस की बात उतनी तेजी से नहीं करते जितनी तेजी से आयुर्वेद में हम उसको समझ सकते हैं। जब भी हम अग्नि की बात करते हैं कि अग्नि धातु अग्नि के स्तर की बात करते हैं, तो धातु अग्नि क्या है? वो सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस ही है, धातु की इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक धातु की इंटेलिजेंस है, और वही उसकी ग्रोथ को भी नियंत्रित करती है। और यदि आपने देखा होगा कि यदि आग बुझ जाए, अधिक हवा से बुझ भी सकती है और अधिक हवा से प्रवृत्त भी हो सकती है, और कम हवा से वो कम हो सकती है या बिल्कुल बुझ भी सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी की सारी अग्नियाँ जब दूषित होती हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न इस तरह पर ये बीमारियाँ होती हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने का माध्यम ये आप समझिए कि औषधियों के माध्यम से हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कम से कम एलोपैथिक माध्यम औषधियों के माध्यम से नहीं हो सकता। जब भी हम किसी सेल को मारने की बात करते हैं तो जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम साइटोटॉक्सिक ड्रग कहते हैं। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब वो सेल्स को मारने वाली दवाई। तो ये तो डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता कि भाई हम अच्छे सेल्स को मारें, बुरे सेल्स को मारें। ठीक है, बुरे सेल्स को ज़्यादा मारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे सेल्स की जो एनाटॉमी है, जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो उसका एक तरह से अंदर का एक स्ट्रक्चर है, उसको भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डीएनए के स्तर पर, चाहे आरएनए के स्तर पर, चाहे वो एक तरह से एंडोप्लाज्म के स्तर पर, कहीं ना कहीं उसको जरूर नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी चीज़ों से हम लोगों को निश्चित रूप से बचना चाहिए। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो पेट में जाती है, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद वो लिवर में जाती है, और लिवर में जाने के बाद उसका चार तरह से मेटाबॉलिज्म, चार तरह से उसका फेट होता है। एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है, तीसरा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और चौथा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो सामान्य चीज़ें खाते हैं, कोई भी खाना खाएंगे तो ये चार चीज़ों से गुजरेगा। लेकिन शोध से पता चला है कि जब भी हम कोई केमिकल मॉलिक्यूल खाते हैं तो वो इन चारों प्रोसेस से नहीं गुजरता। कुछ तो गुजरते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन खाया हमने तो वो हो सकता है कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट हो जाए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन खाया तो हो सकता है कि वो उसका ऑक्सीजन निकल जाए और वो टेट्रासाइक्लिन के रूप में रह जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जो लिवर में जाते हैं, लिवर में जाके फिर वापस खून में आ जाते हैं, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और उस मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से जब तक वो खून में रहते हैं, तो टट्टी और पेशाब के माध्यम से या बाइल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से वो नहीं ठीक होते, तब तक वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और विशेष रूप से
लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब भी हम लीवर के कैंसर की बात करते हैं तो दो तरह का कैंसर हम लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी लीवर। जब कैंसर वहीं से शुरू होता है तो उसको हम प्राइमरी कैंसर कहते हैं। और जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में कहीं भी किसी हिस्से में कैंसर हो गया और उसके बाद लीवर को प्रभावित करता है, लीवर में भी यदि कैंसर की उत्पत्ति होती है तो उसको हम सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब कैंसर को रोकने में लीवर का कितना बड़ा योगदान होता है। आप ये समझ सकते हैं कि यदि हमारा लीवर ठीक होगा, हमारी अग्नि ठीक होगी, हमारा आम का पाचन ठीक से होगा, आम की उत्पत्ति नहीं होगी, तो हम रोगों को रोक भी सकते हैं। रोग की चिकित्सा भी हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम क्या क्या चीजें हम लोग खाएं। निश्चित रूप से बहुत सारी जो सामान्य चीजें हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो हमारा खाना पीना है, उसमें ये कहते हैं कि जो फल है जैसे अनार है, गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, इसी ढंग से करेला है, बहुत सारी ऐसी चीजें, तुलसी है, बहुत सारी चीजें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और हमारी जो इंटेलिजेंस है इसकी, हमारी टिश्यू इंटेलिजेंस को मजबूत करती है। और कोई भी यदि ऐसी परिस्थिति होती है तो अपने को उसके हिसाब से मॉडिफाई करने की क्षमता रखती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का उद्बोधन बहुत सारे लोगों को आपने सुनना होगा। अभी मैं समझता हूँ पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे देश भर से कैंसर की चिकित्सा करने वाले, कैंसर से प्रभावित लोग और कैंसर के विषय में जागरूकता पैदा करने वाले कमलकांत जी जैसे लोग और राजीव दीक्षित विचार मंच की जो पूरी टीम है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व के लोगों को इस तरह की प्रेरणा दे रही है, वो अपना काम करेगी। उनके उद्बोधनों से, उनके विचारों से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में सूचना और जरूर से हमने अपने विश्वविद्यालय साथ हैं डॉक्टर उदय पांडे और डॉक्टर राजीव। ये लगभग हम लोगों ने 40-42 केस में हम लोग काम करते हैं। लगभग 1 वर्ष होने वाला है। 56 केस हम लोगों ने किए हैं और उनका बहुत बड़ा एक तरह से हम लोगों ने एक फॉर्मूला इनको दिया। इसमें पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर राजीव, हमारे अंडर में पीएचडी भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसा सकारात्मक कोई शोध कार्य हो सके जिसके माध्यम से हम लोग लोगों की इस पीड़ा में कहीं ना कहीं कुछ अपना सहयोग दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। आभार डॉक्टर सुनील जोशी जी का कि उन्होंने अपना वक्तव्य हमें दिया। और डॉक्टर साहब, जल्दी ही ऐसी एक योजना राजीव दीक्षित गुरुकुल पालने की है कि एक रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे पर, गंगा माँ के किनारे पर बने, जिसमें कैंसर की औषधियों पर रिसर्च होकर के वो औषधियों का निर्माण की गंगा का पानी यदि उन औषधियों में इस्तेमाल किया जाए तो कितनी और प्रभावी होती है, उसके लिए प्रयत्न होंगे। उन सब में आप दोनों कुलपति महोदय का सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच डॉक्टर सोमदेव जी हैं, इनको जाना है, थोड़ी सी इनकी व्यवस्था है क्योंकि कई बैठक है। डॉक्टर सोमदेव जी को सम्मानित करें। एक बार डॉक्टर हंसराज जी पर आए। मेरा सौभाग्य है आपका वैद्य राम कुमार जी हमारे बीच बैठे हैं। राम कुमार जी गौतम, एक बार आप डॉक्टर सुनील जी जोशी जी को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करें। आओ जरा सुनील जी जोशी जिन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, उनका अभिनंदन करें। मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मान करें।